हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स इज़ द तुम्हारा थर्ड चैप्टर। अगर तुम सॉलिड स्टेट को काउंट ना करो तो दिस इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड। ठीक, ओके। तो केमिकल काइनेटिक्स जो नाम है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? केमिकल मतलब कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड या किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा। काइनेटिक्स मतलब मोशन, ठीक है। तो अगर मैं इसे बहुत लूजली कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ केमिकल रिएक्शन की गति, उसका मोशन, केमिकल रिएक्शन की गति, उसका स्पीड, ठीक है, हम इतना कह सकते हैं। चलो इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में पुट करता हूँ मैं। अगर मैं देखो, जैसे तुम्हारे सामने एक नॉर्मल रिएक्शन, एक जेनेरिक रिएक्शन की मैं बात करूँ, तो अगर मैं इसकी फीसिबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है भाई, अगर मैं इसकी फीसिबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं किसकी बात, कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूँ या कौन से चैप्टर पे हूँ मैं? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जो उसकी फीसिबिलिटी है वो डेल्टा जी पे डिपेंड करती है, लेस देन ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पे इसके लिए फीसिबल होता है या नहीं होता है, ये याद होगा तुमको, ये नॉट फीसिबल हुआ। अच्छा, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसका एक्सटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सटेंट, ठीक है, कि ये किस हद तक पूरी हुई है रिएक्शन, ये 30% पूरी हुई है, 40% पूरी हुई है, 50% पूरी हुई है, 70, 80 या 90% पूरी हुई है, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। गॉट इट? तो एक्सटेंट, जैसे इक्विलिब्रियम अगर 60% रिएक्शन होने के बाद स्टैब्लिश हो गया तो हम कहेंगे दैट द रिएक्शन happened till 60%, was completed till 60% and then the equilibrium was established. तो जब हम एक्सटेंट की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अच्छा, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्पीड, कि भाई अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब होनी चाहिए, वो फिजिबल होनी चाहिए, वो फिजिबल होगी तो हो रही होगी। अब हो रही है तो कितनी गति, किस गति से हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, ठीक है। जैसे रस्टिंग होती है, ऐसा तो नहीं है कि तुम आज लोहा रखते हो और कल उसमें रस्ट जम जाती है। इट टेक्स सेवरल डेज एटलीस्ट, है ना, इफ़ नॉट मंथ्स। या फिर तुम अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हो तो क्या होता है, जैसे ही तुम, इनफैक्ट यू वुड सी कि तुमने टाइट्रेशंस देखी होंगी। टाइट्रेशंस में तुम जो इंडिकेटर्स होते हैं वो पड़ा होता है उसमें सोल्यूशन में, या फिर कभी कभी ऐसा होता है KMnO4 तुम ब्यूरेट में लेते हो और उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हो। तो जैसे ही, क्योंकि वहाँ पे तो वो बैगनी कलर का होता है ना, पर्पल वायलेट, और वो जैसे ही उसमें जाता है, जाते अपना रंग लूज कर देता है, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस, है ना। तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ हुई, तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही है, ये रिएक्शन बहुत धीमे हो रही है। तो हम जल्दी धीमे जो ये बोल रहे हैं, ये उसकी गति की बात है, ठीक है। अगर इसको क्वान्टिटेटिवली जानना हो तो हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम क्वांटिटेटिवली जानना हो इसे, तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगी केमिकल काइनेटिक्स किस चिड़िया का नाम है ना। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स वो फील्ड है केमिस्ट्री का या साइंस का जो कि केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में हमें बताता है। तो उसकी डेफिनेशन लिख लो, केमिकल, ये लिखो, द स्पीड लिखो यहीं पर। केमिकल काइनेटिक्स इज दैट, केमिकल काइनेटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ साइंस, इज दैट पार्ट ऑफ साइंस और केमिस्ट्री, या फिजिकल केमिस्ट्री लिखना, साइंस और फिजिकल केमिस्ट्री, in which we deal with the rate या स्पीड और रेट जो है यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज करूँगा। in which we deal with the rate, ब्रैकेट में लिख लेना स्पीड, कॉमा, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट स्पीड या फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट रेट लिख लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट रेट, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट रेट, एंड द मैकेनिक्स या मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, and the mechanism of the reaction.
ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो ये चीज़ लिख लिया, गॉट इट। नाउ एक चीज़ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये इनफैक्ट दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली, इसका जो बेसिस है वो केमिकल काइनेटिक्स है। तो एसेंशियली अगर हम देखें तो यहाँ दो फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के बारे में कुछ बता रहे हैं, क्योंकि ये केमिकल काइनेटिक्स पे ही बेस्ड होता है इक्विलिब्रियम, तो इसको इंडिपेंडेंटली नहीं ले रहे, इट इज़ डिपेंडेंट ओनली दिस। तो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, ये एक नोट करके लिख लेना, इस सब्जेक्ट या इस चैप्टर का सच पार्ट नहीं है बट बता देता हूँ। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन देयर आर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ठीक है, देयर आर टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। पहला क्या है? पहला है तुम्हारा थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स का मतलब क्या हुआ, या थर्मोडाइनमिक्स किस तरीके से इसको अफेक्ट कर रही है, ये बताने का काम करेगी कि जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं वो फिजिबल भी है कि नहीं, वो होगी भी कि नहीं, स्पॉन्टेनियस है भी कि नहीं, खुद से मतलब स्वतः होगी कि नहीं, ठीक। थर्मोडाइनमिक्स वो बताएगा। सेकेंड काइनेटिक्स, मैं केमिकल काइनेटिक्स ये सिर्फ काइनेटिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है जी। तो काइनेटिक्स का यहाँ पे क्या फंडा है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो किस गति से हो रही है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तुम्हारे हर केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। इनका जो मेंशन होता है स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। ऑर्गेनिक में तुम देखोगे कि कभी कभी कोई रिएक्शन में केमिकली ड्रिवन प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिकली ड्रिवन प्रोडक्ट होता है वो मिलता है, कभी कभी थर्मोडाइनमिकली ड्रिवन प्रोडक्ट होता है वो मिलता है ना। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं कि जो कंडीशन ज़्यादा ओवर पावरिंग होती है, जैसे अगर मान लो काइनेटिक्स का बहुत ज़्यादा मतलब काइनेटिक्स जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और थर्मोडाइनमिक्स तो उसमें मतलब अगर स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमें हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। थर्मोडाइनमिक्स में क्या बोला, फिजिबिलिटी का मतलब क्या है, द प्रोडक्ट मस्ट बी मोर स्टेबल दैन दी रिएक्टेंट देमसेल्व्स, ठीक है जी। और अगर थर्मोडाइनमिक्स में दो प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल बट काइनेटिक्स एक की बहुत ज़्यादा तेज़ है, एक बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकता है, तो उसमें काइनेटिकली ड्रिवन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना लिख लो कि इन रिएक्शंस वेयर मोर देन टू प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, मोर देन वन प्रोडक्ट आर पॉसिबल, ठीक है, मोर देन वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल, the products will be chosen according to the thermodynamics and the kinetics of the products, thermodynamics and the kinetics of the products, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लाइन लिखो क्योंकि ये एक ही पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट लाइन लिखो, when the kinetics of the reaction is very fast, ठीक है, that product is made, या लिखो that product is made whose rate या whose speed is very fast, है ना, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी वो जल्दी से बन जाएगा। लेकिन अगर रेट कम है इसमें बट या while in case the rate is not fast, then the thermodynamically more stable product is formed, तो ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं ध्यान रखने वाले हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखो तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर थर्मोडाइनमिकली कोई चीज़ फिजिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो भी, क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो एक पॉइंट लिख लेना, इवन इफ अ प्रोसेस इज थर्मोडाइनमिकली फिजिबल इट माइट नॉट टेक प्लेस, इस तरीके से लिखना है इस बात को, ठीक है। इवन इफ अ प्रोसेस इज थर्मोडाइनमिकली फिजिबल इट माइट नॉट टेक प्लेस बिकॉज एग्जाम्पल में जैसे अगर तुम बात करो डायमंड और ग्रेफाइट की, तो इसमें थर्मोडाइनमिकली जो ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है वो ये होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमंड को ग्रेफाइट में चेंज होते रहना चाहिए, है ना, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो हमेशा जो भी कोई प्रोडक्ट होता है या कोई भी सिस्टम होता है हमेशा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाता है, तो ये इसकी तरफ जाएगा, गॉट दिस, ठीक। अगर ये इसकी तरफ जा रहा है तो मतलब
ऐसा होना चाहिए कि भाई जो डायमंड है, हमने आज डायमंड का कोई नेकलेस बनाया या कोई ये कान का कुछ बनाया, ठीक है, और अगले दिन देखा तो वो जो डायमंड था जहाँ पे, वहाँ पे ग्रेफाइट है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे इसका जो रेट होता है, ठीक है, रेट इज़ वेरी वेरी स्लो। यहाँ पे जो रेट है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। डायमंड से ग्रेफाइट में चेंज होने का जो रेट है वो बहुत ही स्लो है। तो हम कह सकते हैं प्रैक्टिकली दिस प्रोसेस इज नॉट एट ऑल टेकिंग प्लेस, जबकि थर्मोडायनेमिकली फीसिबल है। थर्मोडायनेमिकली ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए है, लेकिन करता नहीं है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इट डज नॉट, बिकॉज इसका रेट बहुत ही स्लो है। तो यहाँ तुमने ये चीज़ जान ली। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो भाई क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? पहले लिखो रेट पढ़ोगे। रेट क्या होता है, ठीक है, जो तुम चीज़ें खरीदते हो उसका रेट नहीं बोल रहा हूँ। रेट मीन्स यहाँ पर प्राइस नहीं है। रेट का मतलब है यहाँ पे स्पीड, है ना, गति, किस गति से। तो रेट हम पढ़ेंगे रेट के बारे में, ठीक है। रेट के बाद हम पढ़ेंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स जो कि इस रेट को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस रेट, ठीक है जी। जैसे कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है जी। मतलब वॉल्यूम भी कर सकती है। वॉल्यूम का क्या सीन है कि वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में आ जाएगी। और कैटलिस्ट, ठीक है जी। ये कुछ एग्जाम्पल है, हालांकि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट दीज आर दी मेजर वंस, ठीक। इसके बाद एक देयर इज समथिंग कॉल्ड रेट लॉ, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी बहुत मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिज्म जो है रिएक्शंस की। ये मैकेनिज्म लिख लेता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसमें हम ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ऑर्डर्स भी हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सारे के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ में हम पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं वो पढ़ेंगे, पैरेलल, सीक्वेंशियल और रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। ये सब रिएक्शंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉज होंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर मेथड फॉर, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे फॉर डिटर्मिनिंग रेट लॉ, मेथड्स फॉर डिटर्मिनिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और कुछ मेथड्स होते हैं जो कि फॉर मॉनिटरिंग, तुम जो रिएक्शन है वो किस गति से, उसकी स्पीड को, उसके रेट को मॉनिटर करने के भी कुछ, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोलिजन थियरी, और ये सब चीज़ें जो मैकेनिज्म का ही पार्ट है, कोलिजन, ठीक है जी। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म जो है किसी भी रिएक्शन की, वो यहाँ से क्यों समझो, यहाँ ये पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है, ठीक है। मोस्टली ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, गॉट इट। अच्छा, अगर इस चैप्टर की बात करूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जेई के हिसाब से, तो भाई बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। कुछ चीज़ों को छोड़ के, थोड़े फॉर्मूले शायद थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को छोड़ के बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। एक बार समझ में आ गया, जैसे महारत हासिल होगी, तो समझ लो तुम एटलीस्ट 4-5 नंबर का मार्क्स का कर ही सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस विल ऑलवेज बी गुड। इसको, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, तुम्हारे बोर्ड्स के लेके, तुम्हारे जेई को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत सिंपल है यार, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर्स जो कि छूटना चाहिए ही नहीं है, ठीक है। कूल।
चलो जी, अब बात करते हैं रेट की, कि रेट क्या है। ठीक है जी, तो रेट, तुम देखो रेट क्या बोलते हैं। रेट को अगर हम वेलोसिटी की बात करें, या वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। स्पीड पता होगी तुमको, स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ, क्या? रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस, है ना, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर रेट को इन जनरल बोला जाए तो रेट को कहा जा सकता है इट इज़ दी वेरिएशन ऑफ, इट इज़ द वेरिएशन ऑफ, अभी लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी भी क्वांटिटी के लिए बोलेंगे कि उसका क्वांटिटी का रेट क्या है, तो क्वांटिटी का किसी भी क्वांटिटी का रेट होगा द वेरिएशन ऑफ या चेंज इन द क्वांटिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन दैट क्वांटिटी पर यूनिट टाइम, तो दैट इज व्हाट रेट इज। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शंस के ही बारे में हम बात करने वाले हैं, और इनफैक्ट जब केमिकल काइनेटिक्स बोलते तो केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा फिर अगर ऐसा हुआ? तो केमिकल रिएक्शन का रेट हुआ कि जो उसमें रिएक्टेंट पड़ा है, भाई अगर मैं इस यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, R से P, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, सबको पता है। अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट जो है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर देखा जाएगा तो धीमे धीमे इसका अमाउंट कम होता चला जाएगा रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का अमाउंट हमेशा बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी हम बात कर सकते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज डिक्रीजिंग एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। तो मैं रेट को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके चेंज के रूप में भी बता सकता हूँ। ठीक, तो लिखो रेट इन जनरल फॉर एनी क्वांटिटी, rate in general for any quantity is defined as, rate in general for any quantity is defined as the change in that quantity, the change in that quantity, the change in that quantity per unit time, the change in that quantity per unit time. ठीक है, in case of a chemical reaction, in case of a chemical reaction, in case of a chemical reaction, comma, the rate of the reaction is defined as, the rate of the reaction is defined as the change in concentration, the rate of the reaction is defined as the change in concentration slash pressure, the change in concentration slash pressure, ठीक है, स्लैश प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट, ऑफ द रिएक्टेंट स्लैश प्रोडक्ट, ऑफ द की जगह ऑफ अ कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने एक ही लिया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, देयर कैन बी सेवरल रिएक्टेंट्स एंड देयर कैन बी सेवरल प्रोडक्ट्स। तो किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये डेफिनेशन यूज की जा सकती है। तो लिखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन स्लैश प्रेशर ऑफ अ रिएक्टेंट और of a reactant slash product, of a reactant slash product per unit time, per unit time, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट के पर्सपेक्टिव से तो इसमें बोलेंगे डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिक्रीज इन concentration pressure of the reactant। ठीक है जी, और अगर मैं P के प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन concentration pressure of the product। ठीक है जी, ये क्लियर रहेगा, तो ये सीन क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, तो द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट, ठीक है, और ये प्रोडक्ट कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी रिएक्टेंट, कोई सा भी प्रोडक्ट। गॉट इट? ठीक है जी। अब बात करते हैं कि रेट कितने प्रकार का होता है, यार सॉरी, रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है। ठीक है जी, तो लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी, एग्जाम्पल जब मैंने दिया था एग्जाम्पल रस्टिंग का, तो रस्टिंग में बहुत स्लोली रिएक्शन हो रही थी, है ना। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था टाइट्रेशंस का, उसमें बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, तो इन दोनों टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शन में का हमारे से मतलब हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता इनके रेट से। क्यों? क्योंकि जो बहुत इंस्टेंटेनियसली हो रही है उसके हम रेट को कंट्रोल भी नहीं कर सकते ना, तो इट जस्ट हैपन। तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो कितना तेज़ हो रही है, वी कैन सी कि मतलब इंस्टेंटेनियस है। तो अगर वो 10⁻⁻6 सेकंड्स में हो रही है या 10⁻5 सेकंड्स में हो रही है, तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस टू अस। तो दैट इज़ लाइक उसको किनारे रखते हैं। अच्छा, अगर कोई बहुत ही स्लोली हो रही है, जैसे साल भर में कोई जाके कहीं कोई रिएक्शन ख़त्म हुई, या फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें रस्टिंग की बात करते हैं, साल भर में जाके उसमें अच्छे से रस्ट जमा, करोजन हो गया, तो उससे हमें क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इनके बीच में जिन रिएक्शंस की स्पीड इनके बीच में रहती है, उन रिएक्शंस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही रिएक्शंस हैं जो कि एक फाइनाइट टाइम में होती है ना, फाइनाइट सिग्निफिकेंट टाइम में होती हैं, और ये रिएक्शंस ही हमारी इंडस्ट्री में काम आती है। ठीक है, इसलिए तो लिखो इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट, ब्रैकेट में लिख लेना स्पीड। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट। फर्स्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शंस। देखो, फर्स्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख लेना इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शन, ब्रैकेट में इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ठीक है, उसमें लिखो रिएक्शंस दैट गेट कंप्लीटेड in an instant और in a fraction of a second। ठीक है ना, कहने का अगर उसे बिल्कुल मैथमेटिकली बताना तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एंड whose rate cannot be determined। इसका रेट ही नहीं डिटर्मिन कर सकते तुम। गॉट इट? भाई डिटर्मिन करने के लिए उसको ऑब्जर्व भी तो करना पड़ेगा ना, वो इतनी फास्ट है कि तुम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, तो उसका रेट निकालने की तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है जी, गॉट इट? तो इसमें एग्जाम्पल लिखना है। फर्स्ट, पहली जो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ए इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में एग्जाम्पल जो होगा तुम्हारा आयोनिक रिएक्शंस का होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो एग्जाम्पल देखते हैं पहले तो। जैसे अगर मैं मान लो NaOH के ऊपर HCl डाल रहा हूँ, तो ये क्या करता है, सीधे NaCl बनाता है और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर अगर मैं बात करूँ NaCl की बात करूँ, ठीक है, इसी NaCl की बात करूँ और उसमें मैं AgNO3 मिला दूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaNO3 प्लस AgCl। है ना, क्लियर होगी बात? तो ये दोनों रिएक्शन में देखो, दोनों ही एग्जाम्पल हैं। देखो ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं इसमें एक्सेप्ट फॉर H2O, सारे के सारे आयनिक हैं। आयनिक है इसका मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है ना, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा तो वो टूटेगा भी नहीं, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा तो टूटेगा भी नहीं, और टूटने में समय भी नहीं लगाएगा। और अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, मतलब उसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा भी नहीं। तो तुम देखोगे जब यहाँ पे ना कोई कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है और ना ही कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इंस्टेंटेनियसली ये हट जाएंगे एक दूसरे से और इंस्टेंटेनियसली ही दूसरे के साथ जाके लग जाएंगे। तो ना टूटने में समय लगा और ना बनने में समय लगा, इसलिए इंस्टेंटेनियसली हो गए। तो ठीक है, इसमें लिखो सिंस, ये एग्जाम्पल दोनों लिख लेना, सिंस इन आयनिक रिएक्शंस neither a bond is broken,
सिंस इन आयनिक रिएक्शंस नीदर अ बॉन्ड इज ब्रोकन नॉर a new bond is made, nor a new bond is made. Hence, sorry, comma करके लिखना, it simply involves exchange of electrons. It simply involves exchange of electrons. ठीक है ना? तो क्या होगा? It simply involves exchange of electrons. Hence rate will be very fast, या speed will be very fast. ठीक. सेकेंड लिखो, very slow reactions. Second is very slow reactions. बहुत ही स्लो रिएक्शंस होंगे. कैसे? जैसे मैंने तुम्हें बताया था कौन सा, रस्टिंग का. ठीक है. इसमें क्या है कि वो इतनी स्लो होती है कि उसको मेजर करना सिग्निफिकेंट ही नहीं है हमारे लिए. लाइक देयर इज नथिंग फॉर अस टू मेजर इन इट. तो लिख लो इसमें, reactions that take a very long time, ब्रैकेट में लिखना days, months और years. ठीक है. they take a very long time for their completion, ठीक है. back वो full stop. So there is no practical importance to determine the rate of such a reaction. Example, rusting of iron. अब बची तीसरी वाली. तीसरी तुम्हारी मॉडरेट. इनके बीच में है ना. बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं का मतलब क्या हुआ? मॉडरेट. तो मॉडरेट रिएक्शंस में लिखो. ठीक है. रिएक्शंस विच गेट कंप्लीटेड इन finite reactions that get completed in finite amount of time, and whose rate can be easily determined, and whose rate can be easily determined. ठीक है. तो हम जो पढ़ने, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन जो हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर में यही रिएक्शंस होंगी जिनकी गति जो है वो मेजरेबल है और फाइनाइट टाइम में वो कंप्लीट हो भी रही हैं. ठीक है. तो ठीक है जी. मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल देखो. जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3. ठीक है. N2 + 3H2 गिव्स 2NH3. मॉडरेट रिएक्शन. ठीक. इसका आराम से जो रेट होता है वो काफ़ी मॉडरेट होता है, स्लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं. ठीक है जी. अच्छा, इसमें टाइम क्यों लग रहा है? अगर हम कह रहे हैं कि इसमें टाइम लग रहा है तो इस वाले में टाइम क्यों लग रहा है? इस वाले में टाइम इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका N ट्रिपल बॉन्ड N टूट रहा है और यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड H टूट रहा है और यहाँ पे NH बॉन्ड बन रहे हैं. तो ये फॉर्मिंग हो गए और ये दोनों के दोनों ब्रेकिंग. तो ब्रेकिंग में भी टाइम लगेगा और फॉर्मिंग में भी टाइम लगेगा. इस वजह से इनका रेट, इनका जो स्पीड होती है वो इससे तो ज़्यादा होती है लेकिन इससे कम ही होती है. सॉरी, हाँ, स्लो वाली से कम होती है. ठीक है. तो लिखो, सिंस इसमें एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शन था ना, इसमें एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिख देना. मॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है. देखो, since molecular reactions involve the breaking or forming of covalent bonds, hence they take some finite time to complete, and their rate is measurable. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं कि रेट इन जनरल क्या था और रेट ऑफ रिएक्शन हमने बात कर ली. अभी हम एक रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन को
मेजर करते हैं। ठीक है जी, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं। कैसे करेंगे जी, देखते हैं। चलो इस सबको मिटाओ। देखो भाई, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक रिएक्शन, R इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू P, है ना, R रिएक्टेंट, P प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स से एट टाइम t R की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो R0 है। ठीक है, तो R की कॉन्सेंट्रेशन R0 है। ठीक, और एट टाइम t को 0 का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझो। अगर मैं लिखता हूँ कभी भी आगे इस चैप्टर में, आगे कभी भी अगर मैं t इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ, दिस मीन्स स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अच्छा मैंने मान लिया कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी, ये ध्यान रखना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। R0 मान लिया, नॉट का मतलब 0। ठीक है, तो एट t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। ठीक है, और अनलेस अदरवाइज मेंशनड, दोबारा बोल रहा हूँ अनलेस अदरवाइज मेंशनड, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे जस्ट प्रोडक्ट्स, सॉरी रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स है, देयर इज नो प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 होगी। ठीक है, अच्छा t इक्वल्स टू t, स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन R0, ये हो गया। t इक्वल्स टू t मतलब अभी स्टार्ट हो चुकी है रिएक्शन, और तुम किसी भी रैंडम टाइम t पे पूछ रहे हो, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 10 मिनट बाद, व्हाटएवर द टाइम भी। ठीक है, एट एनी टाइम t। ठीक है, ये मान लो RT है ना, जहाँ जिस भी टाइम के लिए हम बोलेंगे, ये 0 पे थी तो हमने 0 कर दिया, ये है तो हमने t कर दिया, और यहाँ पे मान लो ये PT है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर अगर हमें ऐसे दिया है तो हमें 2 टाइप के रेट कैलकुलेट करने हैं, है ना, टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ, इनफैक्ट यही लिख लो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या क्या टाइप्स हैं, पहला है, फर्स्ट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, एवरेज रेट, जब तुम्हें याद होगा एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट करते थे या एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते थे, तो क्या करते थे, उसकी इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है। ठीक, तो जो डिफाइंड होती है, अच्छा पहले देखते हैं रिएक्टेंट के टर्म्स में, जो इसकी रेट, रिएक्टेंट का रेट होगा। ठीक है, या यूँ कह लो, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, रेट ऑफ R, और मैं 2-3 तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से तुमको मिलती है ये, रेट ऑफ R, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू R, या रेट ऑफ कंजम्पशन, भाई कंज्यूम हो रहा है ना ये, ऑफ R, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R। ये जो मैंने 4 यहाँ पे लिखे, एक किसी भी एक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको, एंड देन यू कैन राइट दैट दिस इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ डेल्टा R का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। ठीक है जी, डेल्टा R का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। ठीक है जी, तो पहले ये जान लेते हैं कि ये माइनस डेल्टा R का मतलब क्या है। ठीक है, माइनस डेल्टा R का मतलब क्या है, देखो भाई, माइनस डेल्टा R में पहले तो सबसे पहले डेल्टा R देखो, डेल्टा R क्या होता है, यूजुअली किसी का भी हम अगर हम चेंज लेते हैं तो हम उसे डेल्टा करके लिखते हैं, दैट मीन्स दिस इज द चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है, अच्छा चेंज क्या होता है, चेंजेस जो उसकी फाइनल पोजीशन है या फाइनल उसका कॉन्सेंट्रेशन है माइनस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डेल्टा R को, तो डेल्टा R को मैं कैसे लिखूंगा, R स्क्वायर ब्रैकेट वाला R T माइनस R0 R0, ये होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा डेल्टा T की बात करें तो डेल्टा T क्या है, यहाँ पे फाइनल
टी टाइम और यहाँ पे 0 था, तो ये तो टी ही रह गया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आर टी और आर नॉट को अगर तुम देखो, ये हमेशा डिक्रीज़ करती है और इसकी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज गोज ऑन टू, भाई रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ना, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगी, ठीक है। और जब प्रोडक्ट है वो बन रहे हैं, दे आर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़नी चाहिए, तो ये हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा घटती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आर टी जो है वो हमेशा कम होगा आर नॉट से, ठीक है जी। तो अगर हम देखें आर टी इससे कम है तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आ गई है ना। तो रेट को हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे रेट्स को हम पॉजिटिव में दिखाएं। जैसे अगर तुमको मैं कहूँ कि तुम मेरे घर से क्लासेस के लिए आ रहे हो, मतलब तुम अपने घर से मेरी क्लासेस में आ रहे हो, तो दैट इज़ वन डायरेक्शन है ना। इसमें अगर तुम मूव कर रहे हो तो तुम किसी एक पर्टिकुलर रेट से मूव कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से 10 किलोमीटर्स या 10 मीटर्स पर सेकेंड के रेट से तुम मूव कर रहे हो, लेट्स से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम वापस ट्यूशन सेंटर से अपने घर वापस जा रहे हो, तो क्या तुम्हारा रेट नेगेटिव हो जाएगा क्या? नहीं, बस तुम्हारा डायरेक्शन ही तो चेंज हुआ है। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव लगाया है, ठीक है, या यूँ समझ लो, ये जो नेगेटिव लगाया है इसके नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लगाया है। क्योंकि अगर मैं ये माइनस लगा दूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा, तो क्या है, ये पूरी क्वांटिटी तो नेगेटिव है। इसके आगे अगर मैंने माइनस लगाया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये पूरी जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो पूरी क्वांटिटी है पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, ये तो पॉजिटिव थी ही, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी प्लस आर नॉट अपॉन टी, ठीक है। चाहे तुम उसको आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी लिख सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट दिस? तो अगर मैं रेट ऑफ आर की बात कर रहा हूँ तो रेट ऑफ आर इस तरीके से डिफाइंड होगा, एवरेज रेट ऑफ आर, ये एवरेज के लिए बोल रहा हूँ। तो एवरेज रेट ऑफ आर विल बी लाइक दिस, और मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ आर टी माइनस आर नॉट अपॉन टी, ठीक है। तो इतना बस ध्यान रखो कि ये आएगा, ठीक है जी। क्लियर इनफ, सिंपल। दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रहेगी, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो ये माइनस ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो इस रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए, ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसके आगे एक माइनस साइन लगा दिया, जस्ट टू शो कि ये डिक्रीज भी कर रहा है और जस्ट टू कीप इट्स वैल्यू पॉजिटिव। तो ओवरऑल दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। क्लियर होगी बात? चलो जी। अच्छा, अब इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी देख लेते हैं, क्योंकि और जगह तरीके से भी लिखा होता है। अगर मान लो मैं आर नॉट की जगह इसको स्मॉल आर नॉट लिख लेता हूँ, ठीक है, और ये तो ज़ीरो हो गई। अगर मैं इसको आर नॉट माइनस एक्स मान लूँ, कहीं कहीं बुक में ए नॉट लिखा होता है, तो चलो ठीक है, मैं ए नॉट ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये ए नॉट अब क्या आ गया, मतलब एक दिखाने का तरीका है। इसमें से एक्स जो है वो टूट चुका है, यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, तो ये x बन चुका होगा, है ना, ये x बन चुका होगा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात? तो अगर मैं कहूँ कि ठीक है, इतना ध्यान रखो। और क्या बताना था इसमें, ये हो गया, ठीक है। तो x के टर्म्स में अगर हम देखें, इसके टर्म्स में आर टी माइनस ऑफ आर टी क्या है, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ऑफ ए नॉट, ये आएगा, माइनस ऑफ ए नॉट अपॉन टी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, ये एक्स अपॉन टी आ जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा ना, और ये माइनस एक्स है तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक। तो अगर हम x के टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो रेट ऑफ r विल बी इक्वल्स टू x बाई टी। ये सिर्फ इस टाइप की रिएक्शन के लिए है, जैसे जैसे इसकी कोएफिशिएंट चेंज होंगे वो भी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो क्लियर हुआ ये बात? ठीक। तो ये तुम्हारी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ r आ गया। अगर मैं इसमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ p की बात करूं या रेट ऑफ p की बात करूं,
तो रेट ऑफ पी क्या होगा? सिंपल है, यही चीज़ें जो मैंने इसके लिए लिखी थी यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रेट ऑफ पी या रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी या रेट ऑफ, अभी वो तो आर तो कंज्यूम हो रहा था लेकिन ये तो बन रहा है ना, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर। ठीक है, यहाँ पे वो तो डिसअपियर हो रहा था, है ना, ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, बन रहा है, हम कह सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी प्रोडक्ट। ठीक है, तो अच्छा, अब अगर हम बात करें इसमें डेल्टा पी की बात करते हैं, डेल्टा पी की बात करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा, तो क्या आएगा, पी टी माइनस इनिशियल कितना है 0 अपॉन टी, यहाँ क्या आ जाएगा ये पी टी अपॉन टी। अच्छा, पी टी क्या है, ग्रेटर देन 0 है और ये टी भी ग्रेटर देन 0, तो ओवरऑल ये क्या वैल्यू है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें नेगेटिव साइन लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है टू कीप द रेट पॉजिटिव। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं x के टर्म्स में कहूँ तो x के टर्म्स में क्या होगा, यहाँ पर देखो ये x है माइनस 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 0 अपॉन टी, तो ये क्या आ जाएगा x अपॉन टी। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? इतना ध्यान रखो पहले तो, ठीक। गॉट इट? चलो जी, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि हमें ये ऐसे ना दिया होता कि 0 और किसी t टाइम पे, मान लो हमें t1 और t2 टाइम पे दिया होता, तो सेम चीज़ अगर मान लो हमें ऐसे दी हो कि t इक्वल्स टू t1 है और t इक्वल्स टू t2 है, तब हम क्या करते, ये r1 है मान लो, और यहाँ पे क्या होगी, जो p की वैल्यू होगी वो p1 होगी यहाँ पे, या p1, हाँ यहाँ पे p2 मान लो, यहाँ पे r2 मान लो। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसके भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस केस में अगर मैं माइनस, ये पूरा मिटा रहा हूँ मैं अभी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। इस केस में अगर हमें कैलकुलेट करना हुआ तो हम कह सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, और माइनस तो हम लगा के रखेंगे ही, तो R2 माइनस R1 अपॉन टी क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1। अच्छा, अगर मैं डी पी अपॉन डी टी की बात करता हूँ तो डी पी अपॉन डी टी क्या, सॉरी डी पी क्यों लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा लिख रहा हूँ, डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, चेंज। अगर गलती से मैंने कहीं पे ये डेल्टा की जगह डी लिख दिया हो तो अभी डी लिखना बस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। आर वी क्लियर? सिंपल इनफ, गुड इनफ। ठीक है, ये हमारा डिफाइन हो गया। अच्छा, अगर इसी चीज़ को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो भाई, इधर मैं लिख रहा हूँ आर की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इधर मैं टाइम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो कि आर की कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में कितनी थी, लेट्स से इट वाज आर नॉट। ठीक है, आर नॉट हमने देखा ही है। ठीक है, अब यहाँ से घटते 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 जाएगी, तो घटते घटते कैसे जाएगी भाई, इस तरीके से ये आई और धीमे 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 घटनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से समझो। गॉट इट? आर जो है वो इस तरीके से घटता चला गया। आर मतलब आर की कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। गॉट दिस?
ठीक है जी। तो रेट का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एवरेज रेट का। देखो भाई, लेट्स से ये टाइम t1 है, t1 टाइम छोटा है ना, यहाँ पे 0 है, 0 टाइम इधर बढ़ रहा है, तो टाइम t1 ये हो गया, टाइम t2 ये हो गया। लेट्स से यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, R1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर क्या हो गई, R2। क्लियर होगी बात, ठीक है। R1 R2। अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप, इसका स्लोप जो आता है, तुम अगर ध्यान से देखो, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है। या स्लोप तो इसका आएगा, ये स्लोप तो इसका नेगेटिव ही आएगा, R2 अपॉन R1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, तो यही आएगा। लेकिन इसके स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेट, तो हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो तुम देख रहे हो कि एवरेज के लिए जो ग्राफिकल मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें एक कॉर्ड बनाया जा रहा है इन द कर्व, ठीक। क्लियर होगी ये बात। चलो जी, अब बात कर लेते हैं तुम्हारी इसकी प्रोडक्ट्स की, ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 0 थी शुरुआत में, ठीक है, एकदम 0 थी, तो ये 0 से शुरू होगा, और 0 से शुरू होते हुए व्हाट विल इट डू, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको R फिर से रखा हुआ है, ये T फिर से है, और कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, ऐसे धीमे धीमे ये कांस्टेंट होने लगेगी, ठीक है। ये R नहीं, सॉरी, ये P है, ठीक। इसमें अगर हम देखें अगेन, इफ विल टेक अ लुक एट दिस, वही T1 टाइम पे, अरे यार बाबू, ये नहीं, ये वही T1 टाइम पे मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखूंगा तो क्या आएगी, P1। इसी T2 टाइम पे मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखूंगा तो क्या आएगी, ये P2, ठीक है। तो क्लियर है। तो ये T1 टाइम पे था और ये T2 टाइम पे था, यहाँ पे P2। तो अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड खींचूँ तो इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर होगी भाई, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अगर तुम रेट की बात करोगे तो हम कह सकते हैं कि जो कर्व है इसमें कोई भी एक कॉर्ड खींचोगे 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी योर रेट। गॉट दिस, ठीक है जी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही करेंगे, काफ़ी समय ऑलरेडी हो चुका है, आज काफ़ी स्लो था यार ये, ठीक है, आज थोड़ा सा ही करेंगे, आई एम नॉट फीलिंग वेल इधर। लेट्स टॉक अबाउट बी विच इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन तुमको नहीं लिखवाया शायद ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन लिखो भाई, उसमें लिखो द रेट ऑफ अ रिएक्शन। एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ, मैंने भी इंस्टेंटेनियस दिया, मैं पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन लिख लेना। इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्लैश प्रेशर, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्लैश प्रेशर of the reactant slash product for a given period of time, या in a given period of time, क्या पीरियड है उसका, मतलब किस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम के लिए, जैसे यहाँ पे देखो ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए कैलकुलेट करना बता रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, अभी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखा, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्लैश प्रेशर, it is the rate of change of concentration slash pressure which will pressure of the reactant and slash product of the reactant slash product at a given point of time, किसी पॉइंट पे। जैसे अगर तुम बात करते हो कि भाई हमने पहले तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात भी की है। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है जब तुम बाइक चला रहे होते हो और तुम्हारे स्पीडोमीटर पे वो जो स्पीड दिखा रहा होता है, वेरिंग स्पीड, वो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस की उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या स्पीड है, ठीक है। तो जब इंस्टेंटेनियस होता है तो हम इस चीज़ को बस इतना कर देते हैं कि यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। मतलब ये जो डेल्टा टी है ये बहुत ही छोटा होता है। दिस इंटरवल ऑफ टाइम को अगर हम बहुत ही छोटा कर दें, बिल्कुल छोटा कर दें, तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। ठीक, उस टाइम पे जो चेंज होगा आर में, आर की कॉन्सेंट्रेशन में, दैट विल बी कॉल्ड, ठीक है ना, इसका जो रेशो होगा दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट टी टेंडिंग टू ज़ीरो बोल रहा हूँ तो ये बिल्कुल छोटा छोटा, बहुत ही छोटा होता चला जाएगा, और इस टाइम पे जो इसकी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर आएगा दैट विल बी, इस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा वो बहुत छोटा होगा, और इन दोनों का रेशो जो होगा वो, इन दोनों का जो रेशो होगा वो दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको लिखने का तरीका होता है ये, इन जनरल इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, सेम इंस्टेंटेनियस स्पीड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ आर, ठीक है। ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ आर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ आर। तो इसको तुम रेट ऑफ आर की जगह क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ आर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, जो मैंने पहले 4 चीज़ें लिखाई थी वो सब लिख सकते हो। ये क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ पी प्रोडक्ट, ठीक है। इसको लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्लियर हो गया। तो हमने डिफाइन इस तरीके से कर दिया इसको। अब हम इसको ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते, जैसे हमने पिछले वाले में क्या किया कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको। लेकिन हम ग्राफ से हालांकि इसको ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो एट एनी टाइम टी मुझसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो मैं उस पॉइंट को टी से एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा, और जिस पॉइंट पे ये इस ग्राफ को कट कर रही होगी वहाँ पर एक टेंजेंट बनाऊंगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। इसका स्लोप का नेगेटिव, द नेगेटिव ऑफ दिस स्लोप विल गिव यू द रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ आर। अगर सेम मान लो इसी टी पॉइंट पे मैं इधर की बात कर लेता हूँ प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसी में प्रोडक्ट में बात कर लेता हूँ। लेट्स से कि इस पॉइंट पे इसने कट किया, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक टेंजेंट खींच लोगे। इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा, डी पी अपॉन डी टी। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें इसमें तुम तो पढ़ ही चुके यार, डी पी बाई डी, ये सब तो पढ़ चुके हो ना तुम, तो 12th वाले हो, मेरे को दिमाग में चल रहा था तुम 11th वाले हो, ठीक है। तो डी पी बाई डी टी आ जाएगा ये, गॉट दिस। तो इसका स्लोप जो होगा, इस टेंजेंट का स्लोप, दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। आर वी क्लियर? चलो, अरे
ठीक है, तो ओके, बस एक लास्ट चीज़ लिख लो आज के लिए एंड देन वी कैन कंप्लीट द, ठीक है, आरपी ये सब कल कर लेंगे। एक चीज़ लास्ट चीज़ लिखो, ठीक, इसमें ये लिखो यूनिट ऑफ रेट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, या यूनिट ऑफ रेट लिखो, सिंपल यूनिट ऑफ रेट, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट। ये यूनिट ऑफ रेट क्या होगा भाई, अगर तुम रेट की बात करो, यहाँ पे हमने किस तरीके से लिखा है इसको, डेल्टा आर कॉन्सेंट्रेशन, तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन आएगा, नीचे टी आएगा टाइम, तो हम इन जनरल बोल सकते हैं यूनिट ऑफ रेट विल बी कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, या प्रेशर अपॉन टाइम, ठीक है ना, क्योंकि जो गैसेस होती हैं उनका प्रेशर मेजर, पार्शियल प्रेशर मेजर किया जाता है इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रेशर अपॉन टाइम। तो अगर मैं एक्वस सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, तो एक्वस सॉल्यूशंस मतलब लिक्विड, और लिक्विड में जब भी जो भी टर्म होगा वो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वाली, कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी, भाई जो हमने 11th में पढ़ी है, लिक्विड सॉल्यूशंस में पढ़ी है, उन सब में सिर्फ एक ही यूज़ होती है इस पर्टिकुलर चैप्टर या बाकी और जगह पे भी, ठीक है, दैट इज़ मोलैरिटी। तो अगर मैं एक्वस सॉल्यूशंस के लिए बात करूं तो यूनिट क्या होगी इनकी, मोल्स, मोलैरिटी क्या होती है, एम क्या होता है, मोल्स पर लीटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, मोल पर लीटर, या यूँ कह लो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा, अगर ये गैशियस हुआ, गैशियस में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, प्रेशर होगा, ठीक है जी, प्रेशर होगा तो किस में होगा, एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ठीक है, एटमॉस्फेयर की जगह पास्कल्स, किलो पास्कल्स भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट यूजुअली हम ये ले रहे होते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो गैसेस के लिए प्रेशर के टर्म्स में हो गया, एक्वस के लिए कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हो गया। अच्छा, लास्ट जो चीज़ है इसमें वो ये है कि अगर हमें कभी इस गैसेस को इंस्टेड ऑफ प्रेशर मुझे इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लेना हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिखो हेडिंग कन्वर्जन ऑफ, देखो कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू प्रेशर एंड वाइस वर्सा, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टू प्रेशर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देखो भाई PV इक्वल्स टू NRT होती है, यहाँ पर जो भी गैसेस तुम्हें, देखो गैसियस स्टेट के अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं कहीं पे भी रियल गैस कभी नहीं आएगी, हमेशा आइडियल गैस ही आएगी, ठीक है। तो आइडियल गैस, जो भी गैस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे रिएक्शन में, दैट विल बी अज्यूम टू बी एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल टू इट। तो हम ये लिख सकते हैं P इक्वल्स टू N/V इंटू RT, और N बाई क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या हो जाएगा ये, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर कभी भी प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो उसको क्या करना है, प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसको RT से मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकंड रुको, प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन में अगर कन्वर्ट, सॉरी उसको RT से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो उसको RT से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये लिखना और लिख लेना, ठीक है, इसमें लिख लेना व्हेन प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू कॉन्सेंट्रेशन, या टू कन्वर्ट प्रेशर इनटू कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइड बाय RT, to convert pressure into concentration, divide the pressure by RT, ठीक है, divide the pressure by RT, and to convert concentration into pressure, multiplies concentration with RT, multiply concentration with RT, और जो R और T होगा वो आपका ये आप लोगे, ठीक है, और T होगा तुम्हारा केल्विन में, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं, कल हम देखेंगे कि मतलब रिएक्शन के बारे में, मतलब रेट क्या होता है, या डिफरेंट
जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तब हम फैक्टर्स की बात भी करेंगे। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।